नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारी ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 12 की भूगोल विषय का प्रथम अध्याय, पहला और दूसरा अध्याय, एक तो जो जनजाति और मानव भूगोल है, दोनों को मिलाकर कुल 4 अंकों का बोर्ड कक्षा के प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। 1, 3 या 2, 2 या 3, 1, ऐसा वो अपने स्तर पर निर्धारण होता है अंकों का। लेकिन 4 अंकों का दोनों पाठों में से मिलाकर पूछा जाता है। मैं आज पहला पाठ मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपको इसकी पीडीएफ के रूप में नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करके वहां से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके उनमें से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आप हमारी वीडियो के साथ साथ अपने जो नोटबुक है उस नोटबुक में भी नोट्स बना सकते हैं। प्रश्नोत्तरों पर आधारित और पाठ्यपुस्तक के अनुसार जहां तक जो भी सवाल है उन सभी सवालों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से मानव भूगोल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो इस प्रकार से है। सबसे पहले तो मानव भूगोल क्या है उसके बारे में जानकारी, किन किन विद्वानों ने मानव भूगोल की परिभाषा क्या दी थी उसकी जानकारी, उसी के विषय क्षेत्र क्या है, उनकी प्रकृति क्या थी, संपूर्ण जानकारी हम पाठ के माध्यम से, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। अच्छी तरह से अध्ययन करें। नमस्कार, हम आज बात कर रहे थे मानव भूगोल प्रकृति व विषय क्षेत्र। प्रिय विद्यार्थियों, भूगोल शब्द जो है वे 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफो से। दोनों से मिलकर हमारा शब्द बना है जियोग्राफी, जिसका अर्थ होता है भूगोल। मानव को इंग्लिश में ह्यूमन कहते हैं और भूगोल को जियोग्राफी कहते हैं, प्रकृति को नेचर कहते हैं और स्कोप कहते हैं विषय क्षेत्रों। इसलिए हमारे प्रथम पाठ का नाम है ह्यूमन, जियोग्राफी, नेचर एंड स्कोप। प्रिय विद्यार्थियों, भूगोल की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम केवल मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, उसे मानव भूगोल कहते हैं। इसी कारण से इसको मानव भूगोल कहा जाता है। मानव भूगोल में मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है और ये भूगोल विषय का एक विषय है। मानव भूगोल, मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल की एक शाखा है जिसका नाम होगा मानव भूगोल। प्रिय विद्यार्थियों, इस शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, किन किन का करते हैं। एक तो मानव और एक करते हैं प्रकृति का। मानव और प्रकृति दोनों का अध्ययन आपस में किस आधार पर किया जाता है, इन दोनों का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? मानव भूगोल के अंतर्गत। इन दोनों के अध्ययन में मानवीय तथ्यों का अध्ययन आता है, अर्थात मानव के द्वारा जितनी भी क्रियाएं की जाती है उन सभी क्रियाओं को मानव भूगोल में सम्मिलित किया जाता है। अब हम मानते हैं कि अगर हमें मानव भूगोल पढ़ना है,
मानव भूगोल पढ़ना है तो हमें मानव को भी उतना ही तवज्जो देना पड़ेगा जितना हम प्रकृति को देते हैं। जितना प्रकृति महत्वपूर्ण है उतना ही मानव महत्वपूर्ण है। इनको दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, ये दोनों अविभाज्य है। मानव और प्रकृति दोनों मानव भूगोल के अंतर्गत अविभाज्य है। हमारी जो प्रकृति है या जो पृथ्वी है ये स्थिर मानी जाती है कि इसका कोई स्थिर स्वरूप नहीं होता कि आज जहाँ पर खाद्यान्न या मैदान है वहाँ कल पर्वत भी हो सकते हैं, जहाँ पर्वत है वहाँ समुद्र भी हो सकता है। तो हमेशा ये स्थिर नहीं रहती। मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन यहाँ पर इस भूगोल में किया जाता है, इस कारण से इसको मानव भूगोल नाम दिया गया है। मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन। अंतर संबंधों का अध्ययन अर्थात कि मानव और प्रकृति के बीच क्या क्या संबंध है, उन संबंधों का जहां पर अध्ययन होता है वह मानव भूगोल कहलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, मानव भूगोल का विकास कि अब ये विकास इसका कब हुआ, कब से ये हमारे अध्ययन के रूप में शामिल की गई, तो 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में मानव भूगोल का विकास प्रारंभ हुआ। 18वीं शताब्दी में मानव भूगोल का विकास प्रारंभ हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, समय और वातावरण के अनुसार इसकी अलग अलग परिभाषाएं दे दी गई। जब 18वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ तो सबसे पहले किसी भी विषय का अगर विकास होता है तो ये विषय है क्यों माना जाता है, इसका कारण क्या है, किस आधार पर इसको एक विषय के रूप में शामिल किया गया, इसकी परिभाषा होनी जरूरी है। तो मानव भूगोल की परिभाषा जो है, मानव भूगोल की परिभाषा समय व वातावरण के अनुसार अलग अलग मानी जाती है। यानी इसका जब प्रारंभ हुआ तो मानव भूगोल कैसा था, उस समय किस प्रकार का अध्ययन किया जाता था, फिर वातावरण में क्या परिवर्तन आया, उसके अनुसार धीरे धीरे इसकी परिभाषाओं में बदलाव आता गया। कुल 4 जो हमारे महान विद्वान थे, भूगोलवेता थे, उन्होंने इसकी परिभाषाओं को विस्तृत विश्लेषित किया गया है। अब इन परिभाषाओं में हम बात करते हैं कि सबसे पहले इसको मानव भूगोल किसने कहा, या जो हमारा आधुनिक वर्तमान का जो मानव भूगोल है उसको जन्म देने वाले कौन है। क्योंकि प्रत्येक परिभाषा या किसी विषय को धरातल पर प्रस्तुत करने के लिए जो जिम्मेदार होता है उसको उस बिंदु का या उस भाग का जनक कहा जाता है। तो एक फ्रेडरिक रेटजेल नामक जर्मनी के एक भूगोलवेता थे। जर्मनी के
भूगोलवेता थे जिनका नाम था फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल। ये जो फ्रेडरिक रेटजेल है, निवास तो कहाँ कहाँ के थे? ये जर्मनी के। नाम था फ्रेडरिक रेटजेल। इनको आधुनिक भूगोल का, आधुनिक मानव भूगोल, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता थे। हमें प्रश्न पूछा जाता है, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन थे? जर्मन के भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल जो है, सर्वप्रथम इन्होंने एक परिभाषा दी थी कि मानव भूगोल मानव समाजों का, अर्थात मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन है। तो इन्होंने परिभाषा दी थी मानव भूगोल की। वो परिभाषा इस प्रकार से है कि मानव भूगोल मानव समाज, मानव भूगोल मानव समाजों वे धरातल के बीच, मानव भूगोल मानव समाजों वे धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन है। ध्यान रखना, अध्ययन किस प्रकार का? संश्लेषित। संश्लेषित अध्ययन है। फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच, अर्थात मानव का जो समाज है उस समाज और पृथ्वी के बीच का जो संश्लेषित अध्ययन होता है, उस संश्लेषित अध्ययन को ही इन्होंने मानव भूगोल कहा था। अब ये परिभाषा इन्होंने अपनी पुस्तक में दी थी। अपनी पुस्तक, अर्थात फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक का नाम पूछ लिया जाए तो ये इस पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। 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 अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी के अंदर फ्रेडरिक रेटजेल, जो कि जर्मनी के भूगोलवेता थे, उन्होंने मानव भूगोल को मानव समाजों व धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन माना है और इनको आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इनकी एक शिष्या थी, अमेरिका की रहने वाली, जिनका नाम था, इनकी शिष्या थी, अमेरिका की रहने वाली थी, जिनका नाम था डॉक्टर एलन चर्चिल सैंपल। तो दूसरी परिभाषा एलन चर्चिल सैंपल ने दी थी। डॉक्टर एलन चर्चिल सैंपल। डॉक्टर एलन चर्चिल सैंपल जो है, ये अमेरिका की भूगोलवेता थी, मानव भूगोल पर रिसर्च किया था इन्होंने, और नियतिवाद की समर्थक थी, कट्टर समर्थक थी नियति की। देखो, ये सबसे पहले तो रहने वाली कहाँ थी? अमेरिका की, अमेरिका की रहने वाली थी। रेटजेल की क्या थी? शिष्या थी। और
नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी। डॉक्टर एलन चर्चिल सिंपल। नियतिवाद की कट्टर समर्थक डॉक्टर प्रोफेसर फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी, अमेरिका के रहने वाली थी और नियतिवाद की समर्थक थी। इन्होंने परिभाषा जो दी थी, ये जो नियतिवाद के अन्य भूगोलवेता थे उनसे बहुत ही विस्तृत इन्होंने परिभाषा दी थी और अपनी परिभाषा के अंतर्गत इन्होंने जो परिभाषा दी थी, इस परिभाषा में इन्होंने मानव को तो चंचल बताया। इन्होंने कहा कि मानव भूगोल चंचल मानव वे अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक चंचल मानव वे अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। डॉक्टर एलन चर्चिल सिंपल। इन्होंने कहा था कि मानव भूगोल चंचल मानव कि मनुष्य चंचल है और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इन्होंने बताया था कि एक तो मानव और दूसरा प्रकृति, मानव और प्रकृति, इन दोनों का अध्ययन किया। इन्होंने बताया कि मानव जो है अपना विकास करता है, मानव अपना विकास करता है। मानव के विकास से ये जो पृथ्वी है, मान लो एकदम स्थिर थी, अच्छी थी, कोई इसमें विकार नहीं था। इस विकास के कारण इस पृथ्वी का क्या हुआ, प्रकृति का क्या हुआ, नाश हुआ। अब ये जितना विकास करेगा, जितना उच्च स्तर का विकास करेगा, उतना ही इसका नाश होता जाएगा। अब मान लो ये अपने विकास की चरम सीमा पर है, तो पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित प्रकृति हो जाएगी। अब प्रकृति को मानव और अपने बीच में संतुलन बनाना है, मानव और अपने बीच में संतुलन बनाना है। तो प्रकृति जो है वो क्या करेगी कि ऐसा नहीं है कि जैसा विनाश होता गया तो एक दिन ये नष्ट हो जाएगी, ये नष्ट नहीं होगी। इनका मानना था कि प्रकृति जो है अपने और मानव के बीच एक दिन वापस संतुलन स्थापित कर लेती है। इसलिए इसने कहा कि चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का दिन है कि आज मानव अपने विकास के लिए इसका नाश करता है, तो ये अपने संतुलन बनाए रखने के लिए वापस मानव का नाश कर देगी। इस प्रकार से इन्होंने कहा कि ये जो इसका संबंध है वो परिवर्तनशील संबंध है मानव और प्रकृति का। तीसरे हमारे भूगोलवेता है विडाल डी ला ब्लास। विडाल डी ला ब्लास ये मूलतः फ्रांस के थे और ये संभववाद के समर्थक थे। संभववाद के चर्चिल कौन थी? नियतिवाद की। और ब्लास कौन से? संभववाद के। संभववाद के समर्थक थे। इन्होंने कहा था कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है।
इन्होंने कहा था कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है। इन्होंने संभववाद का इसलिए था कि कुछ भी संभव हो सकता है, कि कितना भी विकास पृथ्वी को संतुलित रखते हुए हम कर सकते हैं, इसके अंतर्गत हमारा सहयोग प्रदान करेगा वह मानव भूगोल कहलाएगा। तो इन्होंने माना था कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले नियम और निवास करने वाले जीवों को पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान है, वो मानव भूगोल है। पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले नियम और निवास करने वाले जीवों का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान, कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले नियम और निवास करने वाले जीव के पारस्परिक संबंधों का, यानी कौन से नियम तो पृथ्वी को नियंत्रित करते हैं और यहाँ पर जो जीव निवास करते हैं, उन दोनों नियमों, पृथ्वी और उस जीवों के बीच का जो संबंध है, उनका संश्लिष्ट ज्ञान ही मानव भूगोल कहलाता है। हमारे चौथे भूगोलवेता थे डिकेन और पिट्स। डिकेन व पिट्स, इनका मानना था कि मानव वे उसके कार्यों को समाविष्ट किया गया है, कि मानव भूगोल वह है जिसके अंतर्गत मानव वे उसके कार्यों को समाविष्ट किया गया है। डिकेन का मानना था कि मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल वह है जिसमें मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया गया है। डिकेन व पिट्स मानते थे कि मानव व उसके कार्यों को जिसमें समाविष्ट किया गया है वह मानव भूगोल है। तो हमने आज अध्ययन किया है मानव भूगोल और उसकी परिभाषाएं और उसका जो प्रारंभिक सत्र था कि कब इसका उदय हुआ, कौन कौन से विद्वान थे जिन्होंने इसका समर्थन किया, कौन कौन से विद्वान थे समय के और वातावरण के अनुसार उन्होंने अपनी परिभाषाओं को परिवर्तित किया। आगे हम बात करेंगे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र और प्रकृति की अगले वीडियो में।